Hello students, welcome back in our next class of science, class 8. I have already discussed a chemistry chapter and a bio chapter. You can recall the biology chapter was production and chemistry chapter was what it was? Fabric, fibers and fabric. तो आई होप कि आपको ये याद होगा कि हमने उन चैप्टर्स में क्या क्या किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एंड फ्रेश चैप्टर ऑन फिजिक्स विच इज चैप्टर नेम फोर्स एंड प्रेशर. सो दिस इज योर फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर. तो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फोर्स? यू ऑल नो व्हाट फोर्स इज. फोर्स किसे कहते हैं? तो force is any push or pull on an object which tries to change the motion, the direction, the shape and size of an object. Which means force क्या है? कोई भी push या pull किसी ऑब्जेक्ट पे जो हम लगाते हैं, जो हम अप्लाई करते हैं, जो क्या करता है, किसी बॉडी के स्पीड को चेंज करता है, या अगर वो बॉडी रेस्ट में हो तो उसको मोशन में ला देता है, या अगर मोशन में हो तो रेस्ट में ला देता है. तो ये जो चेंजेस लाता है तो उसको हम कहते हैं फोर्स. तो फोर्स क्या है? सबसे पहले जान लीजिए कि फोर्स इज पुश और पुल. फोर्स और कुछ नहीं है, इट इज पुश और पुल. या तो हम किसी चीज को धक्का देते हैं या हम किसी चीज को खींचते हैं. ये धक्का देना और खींचना ही फोर्स है. और इसका असर क्या होता है? इट कैन स्टॉप अब एनी मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई चीज चल रहा है, जैसे ये पेन अगर चल रहा है तो उसको अगर रोकना है तो सामने से इधर किसी को फोर्स लगाना पड़ेगा. तो चलती हुई चीज को रोकने का काम करता है फोर्स, या रुकी हुई चीज को वो चला देता है. इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट पोजिशन देन फोर्स कैन मूव इट. जैसे अगर ये पेन है, इसको हम फोर्स लगा दे तो ये मूव कर जाएगा. और इट कैन चेंज शेप. जैसे एक बलून है, अगर हम उसको दबा दें तो उसका शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है. और क्या करता है? अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसको दूसरी डायरेक्शन में बेंड कर देता है. जैसे बॉलर बॉलिंग करता है तो वो सीधा फेंकता है, बैट्समैन फोर्स लगा के उसको कवर में या स्क्वायर में या मिड ऑन पे या मिड ऑफ पे हिट कर देता है. तो इस तरीके से उसका डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फोर्स जरूरी है. साथ ही साथ शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड, रेस्ट, मोशन, इन सब में चेंज लाने वाला एजेंट बाय द एक्शन ऑफ पुश और पुल, उसी को हम कहते हैं फोर्स. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या है. कोई भी पुश या पुल, कोई भी धक्का देना या खींचना, जिससे चलता हुआ बॉडी रेस्ट में आ जाए, या रेस्ट वाला बॉडी मोशन में आ जाए, या बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, या बॉडी का शेप और साइज चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे कि वहां पे फोर्स लगा है. तो फोर्स इस तरह से पुश और पुल के फॉर्म में होता है. तो क्या फोर्स के होने के लिए कुछ जरूरी है? फोर्स को होने के लिए जरूरी है इंटरैक्शन. लुक एट दिस वर्ड, इंटरैक्शन. इंटरैक्शन मतलब लगाव. फोर्स के लिए लगाव जरूरी है दो ऑब्जेक्ट के बीच में. या तो हम किसी ये पेन को हम टच कर दें तो ये मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट का लगा हुआ, या चुंबक को चुंबक के पास ले आए तो वो बिना टच किए हुए उसके साथ इंटरैक्ट कर जाएगा, उसके साथ जोड़ बना लेगा, गठजोड़ बना लेगा. तो इस तरह का कोई भी इंटरैक्शन जरूरी है. अगर इंटरैक्शन होगा तभी फोर्स लगेगा, अगर इंटरैक्शन नहीं है तो फिर फोर्स नहीं होगा. हमने देख लिया फोर्स का इफेक्ट क्या होता है. फोर्स का पहला इफेक्ट क्या है? जैसा कि आपने क्लियर है, इट कैन स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी चलती हुई चीज को ये रोक सकता है. दूसरा, इट कैन मूव एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसको मूव करा सकता है. तीसरा, ये शेप, स्पीड और डायरेक्शन, इनमें कोई भी चेंज ला सकता है. तो ये तो हो गए फोर्स के ढेरों काम. अच्छा देखिए, अगर ये कोई बॉडी है, फोर्स तो कई तरह के अप्लाई हो सकते हैं. जैसे मान लो कि यहां से F1 फोर्स लगा इस बॉडी पे और इधर से F2 फोर्स लगा. तो अगर इस बॉडी पे ये जो दो फोर्स F1 F2 लगे हैं उल्टा, अगर इनमें कोई भी फोर्स कम या ज्यादा हुआ तो क्या होगा? तो अगर ये मान लो कि F1 फोर्स ज्यादा है, दिस फोर्स इज मोर लार्जर देन F2, यानी कि अगर F1 F2 से बड़ा है तो बॉडी जो है
वो ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन है, तो वो बीसी की तरफ को मूव कर जाएगा। द बॉडी विल मूव टुवर्ड्स बीसी, क्योंकि F1 ज्यादा है तो बॉडी इधर मूव कर जाएगा। और अगर F2 ज्यादा हुआ तो F2 इज ग्रेटर देन F1, तो बॉडी BA की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि मूवमेंट BA की तरफ हो जाएगा। मगर क्या होगा जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए? इफ F1 इज इक्वल टू F2, इफ F1 इज इक्वल टू F2, तो ऐसे केस में नेट फोर्स 0 हो जाएगा, 0 ZAR, यानी कि बॉडी पे कोई भी असर नहीं होगा, वो जिस हालत में था उसी हालत में रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स बॉडी के अंदर मूवमेंट ला सकता है, और जिधर ज्यादा फोर्स उधर ही मूवमेंट ज्यादा है। तो फोर्स का असर इस तरीके से होता है। और अब हम लोग आते हैं कब, अभी हमने देखा कि कब वो फोर्स 0 हो सकता है, जब इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए तो 0, और अगर अनइक्वल हो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा हो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के प्रकार क्या है, कितने तरह के फोर्स हमारे पास में होते हैं। तो आप लोग अपने आसपास में बहुत तरह के फोर्सेस को देखते हैं। सबसे पहला फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स। जैसे हम लोग किसी चीज को धक्का लगाते हैं अपने हाथों से, जैसे इसको मैंने अपने हाथों से उठा लिया, तो उठाने के लिए मुझे कौन सा फोर्स लगाना पड़ा? तो मुझे अपने मस्कुलर पावर का इस्तेमाल करना पड़ा है, मसल्स की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा है। किसी इस दीवार को धक्का दे रहे हैं तो कौन सा फोर्स? तो मस्कुलर फोर्स, क्योंकि धक्का देने में भी मसल का ताकत लगा है। तो इस तरह से मस्कुलर फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स होता है। किसी चीज को उठाना, रखना, धक्का देना, खींचना, इन सब में जो फोर्स इन्वॉल्व होता है वो होता है हमेशा और हमेशा मस्कुलर फोर्स। जैसे खेतों में बैल हल चलाते हैं, ऑक्सेस पुलिंग द प्लॉ, वहां पे कौन सा फोर्स है? तो बैलों के पास है हार्ड मसल्स, वो अपनी मस्कुलर ताकत से हल को खींच देते हैं। हम घोड़े पे बैठ के चलते हैं तो घोड़ा भागता है, कौन से फोर्स से भागता है? देन दैट इज ड्यू टू मस्कुलर फोर्स। तो इस तरह से मस्कुलर फोर्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बहुत तरह के काम कर पाते हैं। योर नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे किसी चीज को किसी चीज के ऊपर हम चलाते हैं तो वो चीज क्या होता है? उसके साथ रगड़ खाता है, घिसता चला जाता है। तो ये जो उसके अंदर घिसावट आता है, ये जो रगड़पन आता है, उसकी वजह से चीज घिस भी जाता है। तो ये जो रगड़ वाली ताकत है, इसको दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स देन? सो फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, टू सर्फेसेस विच आर इन रिलेटिव मोशन विथ ईच अदर। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है तो उनमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स का मेन काम क्या होता है? ये दो बॉडीज के बीच में मोशन नहीं होने देना चाहता। इसका काम होता है कि मोशन ना हो, एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी ना चल पाए, इसीलिए चीजें घिस जाती है, वो खत्म होने लगती है, क्योंकि जबरदस्ती हम करते हैं तो सर्फेसेस एक दूसरे के साथ रब आउट होने लग जाते हैं। ये तो था आपका दूसरा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। देन कम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि विद्युतीय फोर्स, बल, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगने वाला फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि अगर मेरे पास छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर्स हो, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो, और एक प्लास्टिक का कंघी हो या ये पेन ही हो, अगर इस पेन को हम अपने सूखे बालों में, ड्राई हेयर में रब करेंगे और रब करके उन पेपर के पास ले जाएंगे तो ये कंघी जो है उन पेपर को खींचना शुरू कर देता है। आप चाहे तो अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो पेपर ऊपर को क्यों उठा? क्योंकि जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक तो उस पेपर को उठना नहीं चाहिए था। तो यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स लगाने वाले कौन है? तो वो फोर्स लगाने वाली चीजें हैं चार्ज, यानी कि वहां पे चार्जेस फोर्स लगाते हैं। हर बॉडी के अंदर दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जब हम कंघी को रगड़ते हैं तो उस पर एक चार्ज आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, मगर एक चार्ज आ जाता है, और वो जो चार्ज है फिर पेपर को भी चार्ज कर देता है, और दो चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन या रिपल्शन डेवलप हो जाता है, जिसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो वहां भी एक फोर्स है, और वो फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि जैसे अर्थ है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। सबसे पहले इसके बारे में हमें किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। जब न्यूटन का कहना है कि जब न्यूटन साहब किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो सेब नीचे को गिरा, तो ये सोचने लगे कि आखिर ये सेब हमेशा नीचे को ही क्यों गिरता है। तब उन्हें बहुत सोचने के बाद ये समझ में आया कि सेब नीचे को इसलिए गिरता है क्योंकि अर्थ उस सेब को खींचता है, एक फोर्स लगाता है। और ये फोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ और सेब के बीच में है। दुनिया में कोई भी अगर दो मास है कहीं पे भी, तो उन दोनों मासेस के बीच में हमेशा ही ये फोर्स काम करता है। हमेशा, हर दो मासेस के बीच में। अगर आप दो दोस्त खड़े हैं तो आप दोनों दोस्तों के बीच में भी ये फोर्स काम करेगा। आप लोग एक दूसरे को खींच रहे होंगे, लेकिन ये फोर्स इतना कम होता है कि हमें महसूस नहीं हो पाता। अर्थ बड़ा है तो उसका फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए वो सेब फटाफट अर्थ की तरफ खींचकर चला आता है। तो ये जो दो फोर्सेस होते हैं जो दो मास को अट्रैक्ट करते हैं, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक और फोर्स आता है आपके पास में, और वो है मैग्नेटिक फोर्स। आप सभी बच्चों ने कभी ना कभी तो मैग्नेट के साथ कोई ना कोई गेम खेला होगा, और आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो धक्का लगा रहा है या उसको अट्रैक्ट कर रहा है। आइदर द मैग्नेट्स आर रिपेलिंग ईच अदर और द मैग्नेट्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो ये जो दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्सेस लगते हैं, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्सेस। तो हमारे पास फोर्सेस के भी बहुत सारे टाइप्स हो गए हैं अब, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो देखिए, दोज फोर्सेस विच अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली। अगर दो बॉडीज डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और उनके बीच में कोई फोर्स एक्ट कर जाता है, तो हम कहते हैं कि वहां पे कौन सा फोर्स है? तो वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे ये पेन और ये बोर्ड, इसने पेन ने बोर्ड पे फोर्स लगाया है और ठक ठक का आवाज आया, तो इसमें दोनों कॉन्टैक्ट में आए, तो ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। मस्कुलर फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में हो। मगर आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्सेस ऐसे थे जहां दो बॉडी का कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं था कि कंघी को अगर हम पेपर के साथ टच कराते तो ही वो उसको खींचता, उससे दूर रह के भी उसको खींच सकता था। मैग्नेट के केस में भी ऐसा ही होता है, एक मैग्नेट यहाँ एक मैग्नेट यहाँ, दोनों के बीच में फोर्स लगता है बिना कांटेक्ट में आए। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स, कहाँ सैटेलाइट है कहाँ अर्थ है, दोनों के बीच में बहुत दूरी है, मगर अर्थ हमेशा उस सैटेलाइट को खींचता रहता है। तो इस तरीके से जो फोर्सेस बिना कांटेक्ट में आए एक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो फोर्सेस का दो कैटेगरीज हो गया, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो ये तो सारी बेसिक बातें थी आपकी फोर्स से रिलेटेड कि फोर्स है क्या, जो इस पार्ट के अंदर आपको पता है क्या। इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है प्रेशर, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो आप लोग उस नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, और तब तक पिछला चैप्टर जो फैब्रिक एंड फाइबर हुआ है उसका नोट्स मैं आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर्स मैंने भेज दिया होगा, और अगर नहीं तो फिर से आपको मिल जाएगा। उन क्वेश्चन आंसर्स को घर में कीजिए, नोट्स को लर्न कीजिए और घर पे ही पढ़ते रहिए। वेन एवर पॉसिबल, जब भी टाइम मिले नोट्स को लिख के रख लीजिए। हमेशा मोबाइल हाथ में रखना जरूरी नहीं है, आप अपने उस फोन से एक बार नोट्स को लिख लीजिए और बैठ के अपनी कॉपी से फिर उनको याद करते रहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग घर पे सेफ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे हाथ में ऑप्शंस कम है, हम लोग सिर्फ समझा सकते हैं और उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को भेज सकते हैं। अगर फिर भी किसी का कोई पर्सनल क्वेरी हो तो मेरे इस चैनल पे जाए, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना क्वेश्चन, अपना डाउट वहां पे टाइप कर दें। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं उसके क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करूंगा। तो टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपको चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और नोट्स मिलता रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलता रहेगा। बाय।